हर परंपरा कभी किसी अनुभव से जन्म लेती है, किसी गहरे अवलोकन से, किसी ऐसी समझ से जो जीवन को अधिक संतुलित, अधिक सार्थक और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करती है। लेकिन समय केवल मनुष्य की ही नहीं, परंपराओं की भी परीक्षा लेता है। क्योंकि किसी परंपरा की सबसे बड़ी चुनौती उसका जन्म नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने अर्थ को जीवित रखना। हर सभ्यता अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ जाती है, कुछ स्मारक, कुछ ग्रंथ, कुछ गीत और कुछ परंपराएं। ये सब उसकी यात्रा के साक्षी होते हैं। लेकिन किसी भी परंपरा की सबसे बड़ी विरासत उसका अस्तित्व नहीं, उसका अर्थ होता है। क्योंकि परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती, वे समझी भी जाती हैं। और जब समझ धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, तब परंपराएं तो बनी रहती हैं, लेकिन उनका अर्थ ओझल होने लगता है। कोई भी परंपरा एक दिन में जन्म नहीं लेती, न ही उसे कोई एक व्यक्ति बैठकर बना देता है। उसकी यात्रा बहुत लंबी होती है और बहुत शांत भी। वह तब शुरू होती है जब मनुष्य जीवन को ध्यान से देखना शुरू करता है। वह प्रकृति को देखता है, मौसमों को देखता है, अपने शरीर को समझता है, समाज को परखता है और अपने अनुभवों से सीखता है। समय के साथ कुछ बातें उसके सामने स्पष्ट होने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि कौन सी आदत जीवन को अधिक संतुलित बनाती है, कौन सा व्यवहार समाज में सामंजस्य बढ़ाता है और कौन सा तरीका प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करता है। जब कोई अनुभव बार बार सार्थक सिद्ध होता है, तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगता है। पहले वह व्यक्ति के आचरण में उतरता है, फिर परिवार उसे अपनाता है, उसके बाद समाज भी उसमें अपने अनुभव जोड़ता जाता है। और जब अनेक पीढ़ियों की समझ एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती है, तब एक परंपरा जन्म लेती है। इसलिए परंपराएं कल्पना से नहीं, अनुभव से जन्म लेती हैं। वे आदेश से नहीं, अवलोकन से विकसित होती हैं और अंधविश्वास से नहीं, बल्कि बार बार परखी गई समझ से अपना स्थान बनाती हैं। यही कारण है कि हर सच्ची परंपरा के पीछे किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं, बल्कि असंख्य लोगों के अनुभवों का संचित ज्ञान छिपा होता है। लेकिन यहीं एक और प्रश्न सामने आता है। यदि एक परंपरा इतने लंबे अनुभव और इतनी गहरी समझ से जन्म लेती है, तो क्या वही समझ हर अगली पीढ़ी तक भी उतनी ही जीवंत अवस्था में पहुंच पाती है? या फिर समय के साथ यात्रा तो जारी रहती है, लेकिन उसके भीतर का कुछ अनमोल अर्थ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है? शायद परंपराएं समाप्त नहीं होती, वे चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी उनके भीतर बहने वाला अर्थ का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है। शायद यही हर सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती रही है, परंपराओं को बचाए रखना नहीं, बल्कि उनके अर्थ को जीवित बनाए रखना। और यहीं एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि हर परंपरा समझ से जन्म लेती है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि परंपराएं तो जीवित रहती हैं, लेकिन उनका अर्थ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है? यहीं से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हर परंपरा गहरे अनुभव और समझ से जन्म लेती है, तो क्या वही अनुभव और वही समझ हर अगली पीढ़ी तक भी उसी रूप में पहुंच पाती है? शायद नहीं, क्योंकि अनुभव और जानकारी एक जैसे नहीं होते। जानकारी सुनी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है और याद भी रखी जा सकती है, लेकिन अनुभव केवल जिया जा सकता है। उसे पूरी तरह शब्दों में नहीं बांधा जा सकता और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को वैसा का वैसा दिया जा सकता है। शायद इसी कारण हर पीढ़ी अपने पूर्वजों से दो विरासतें पाती है। पहली परंपरा, दूसरी उसे समझने का अवसर। परंपरा तो हमें मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे का अनुभव हमें स्वयं जीना पड़ता है। जब यह खोज जारी रहती है, तब परंपराएं जीवित रहती हैं। वे केवल दोहराई नहीं जाती, बल्कि हर पीढ़ी उन्हें नए सिरे से समझती भी है और जीती भी है। लेकिन जब प्रश्न पूछना कम हो जाता है, जब समझने की जगह केवल निभाना रह जाता है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। पर्व भी मनाए जाते हैं, व्रत भी रखे जाते हैं, रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पीछे छिपा हुआ अनुभव धुंधला पड़ने लगता है। रूप बना रहता है, लेकिन अर्थ धीरे धीरे दूर होने लगता है। शायद इसी कारण किसी भी परंपरा की सबसे बड़ी परीक्षा उसका अस्तित्व नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता होती है। क्या वह आज भी उतनी ही समझ और उतनी ही अनुभूति के साथ जी जा रही है जितनी उसके जन्म के समय थी? और यहीं से हमारी यात्रा एक और गहरे प्रश्न की ओर बढ़ती है। यदि परंपराएं समाप्त नहीं हुई, तो फिर उनके अर्थ का प्रवाह कहाँ धीमा पड़ गया?
यदि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी होती तो शायद बात यहीं समाप्त हो जाती, लेकिन इतिहास बताता है कि लगभग हर सभ्यता, हर संस्कृति और हर समाज समय के साथ इसी चुनौती का सामना करता है। जब कोई परंपरा जन्म लेती है तो उसके पीछे एक जीवंत अनुभव होता है। लोग उसे केवल निभाते नहीं बल्कि समझते भी हैं। वह उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होती है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समाज बदलता है, जीवन की गति बदलती है और नई चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे में हर पीढ़ी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या वह केवल परंपरा को आगे बढ़ाएगी या उसके पीछे छिपे अर्थ को भी अपने समय के संदर्भ में फिर से समझने का प्रयास करेगी। यही सभ्यताओं की दिशा तय होती है। जब प्रश्न जीवित रहते हैं तो परंपराएं भी जीवित रहती हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछना कम हो जाता है तो उत्तर भी धीरे धीरे मौन होने लगते हैं। और शायद यहीं से परंपराएं बदलती नहीं बल्कि उनसे हमारा संबंध बदलने लगता है। यात्रा जारी रहती है पर उसकी गहराई धीरे धीरे कम होने लगती है। और यहीं हमारे सामने एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या इस परिवर्तन को हम किसी और रूप में भी समझ सकते हैं? शायद इस पूरी यात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका प्रकृति स्वयं हमें सिखाती है। एक नदी को देखिए, जब वह अपने उद्गम से निकलती है तो उसके भीतर एक सतत प्रवाह होता है। यही प्रवाह उसे जीवन देता है। वही अपने मार्ग में आने वाली धरती को सींचता है, वृक्षों को पोषित करता है, गांवों को बसाता है और असंख्य जीवनों को एक दूसरे से जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन यदि किसी कारण उसका प्रवाह धीमा पड़ जाए तो सबसे पहले उसके किनारे नहीं बदलते, उसका मार्ग भी वैसा ही दिखाई देता है। दूर से देखने पर शायद यह भी लगे कि नदी अब भी वहीं है, पर धीरे धीरे उसके आसपास का जीवन बदलने लगता है। जहां कभी जल बहता था वहां सूखी धरती दिखाई देने लगती है। जहां कभी हरियाली थी वहां सन्नाटा फैलने लगता है। नदी समाप्त नहीं हुई होती, लेकिन उसके भीतर बहने वाला जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। यदि हम अपने समय को देखें तो पाएंगे कि आज मनुष्य के पास पहले की तुलना में कहीं अधिक ज्ञान, साधन और अवसर हैं। विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है। सूचनाओं ने दुनिया को हमारी उंगलियों तक पहुंचा दिया है, लेकिन इसी के साथ हमारे जीवन की गति भी पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। हम लगातार सूचनाओं, निर्णयों और बदलती परिस्थितियों के बीच जी रहे हैं। ऐसे समय में किसी बात पर ठहरकर गहराई से विचार करना पहले की अपेक्षा अधिक कठिन हो गया है। किसी परंपरा के पीछे छिपे प्रश्नों को समझना, उसके उद्देश्य पर मनन करना और उसके अनुभव को अपने जीवन में फिर से जीना, इन सब के लिए जिस धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है वह धीरे धीरे हमारे जीवन से कम होती जा रही है। शायद किसी भी परंपरा को जीवित रखने का सबसे सरल उपाय उसे केवल निभाना नहीं बल्कि उसे समझने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि किसी परंपरा का वास्तविक जीवन उसके बाहरी स्वरूप में नहीं बल्कि उस अर्थ में होता है जिसने उसे जन्म दिया था। जब भी कोई पीढ़ी उस अर्थ को अपने समय, अपने अनुभव और अपने जीवन के संदर्भ में फिर से खोजने का साहस करती है, तब परंपरा केवल अतीत की विरासत नहीं रहती बल्कि वर्तमान की मार्गदर्शक बन जाती है। शायद इसी कारण हमारी प्राचीन परंपराओं में केवल पालन का आग्रह नहीं था बल्कि जिज्ञासा, मनन और अनुभव को भी उतना ही महत्व दिया गया। प्रश्न पूछना विरोध नहीं माना गया बल्कि समझ की यात्रा का पहला कदम माना गया, क्योंकि बिना प्रश्न के उत्तर केवल शब्द बनकर रह जाते हैं, जबकि प्रश्नों के साथ वही उत्तर जीवन का अनुभव बन जाते हैं। इसलिए किसी भी परंपरा का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आने वाली पीढ़ियां उसे दोहराती हैं या नहीं। उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे उसके भीतर छिपे अर्थ को अपने जीवन में फिर से खोज पाती हैं। यदि ऐसा होता है तो परंपरा समय के साथ पुरानी नहीं होती, वह हर पीढ़ी में एक नए अर्थ के साथ फिर से जीवित हो जाती है। और शायद चातुर्मास भी ऐसी ही एक परंपरा है, सदियों से चली आ रही, सम्मानित, संरक्षित। लेकिन क्या हम आज भी उसे उसी दृष्टि से समझते हैं जिस दृष्टि से वह कभी जन्मी थी? यही प्रश्न अब हमें चातुर्मास की ओर वापस ले चलता है। शायद हर परंपरा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह हमसे केवल पालन नहीं, समझ की अपेक्षा करती है।
चातुर्मास भी शायद ऐसी ही एक परंपरा है। सदियों से हमने उसे सम्मान दिया, उसे सुरक्षित रखा, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। लेकिन समय के साथ किसी भी परंपरा की सबसे बड़ी चुनौती उसे बचाए रखना नहीं होती, उसके अर्थ को जीवित रखना होती है। क्योंकि परंपराएं विधियों से नहीं, दृष्टि से जीवित रहती हैं। और जब दृष्टि धुंधली पड़ने लगती है तो परंपरा दिखाई तो देती है, पर उसका संदेश धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाता है। कभी कभी जीवन में सबसे परिचित चीजें ही हमारी नजरों से सबसे अधिक ओझल हो जाती हैं। वे वर्षों तक हमारे साथ रहती हैं, इतनी सहज, इतनी स्वाभाविक कि हम उन्हें देखना ही छोड़ देते हैं। हम उन्हें करते हैं, दोहराते हैं, जीते हैं, लेकिन शायद रुककर उनसे कभी यह नहीं पूछते, तुम्हारा अर्थ क्या है? ऐसा केवल परंपराओं के साथ ही नहीं होता। हमारे अपने जीवन में भी कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वर्षों से करते आ रहे होते हैं। सुबह किसी को नमस्कार कहना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, त्योहार मनाना, घर में साथ बैठकर भोजन करना, किसी प्रिय स्थान पर बार बार लौटना या हर दिन एक ही रास्ते से होकर गुजरना। धीरे धीरे व्यवहार तो बने रहते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे अनुभव हमारी स्मृति से धुंधले होने लगते हैं। और शायद यही जीवन का एक स्वाभाविक क्रम भी है। हर पीढ़ी अपने समय में अपने उत्तर खोजती है, लेकिन हर उत्तर एक प्रश्न से ही जन्म लेता है। इसीलिए शायद किसी भी परंपरा को समझने की शुरुआत उसका पालन करने से पहले नहीं, बल्कि उससे एक प्रश्न पूछने से होती है। यह परंपरा हमें क्या सिखाना चाहती है? यह कब जन्मी होगी? किस अनुभव ने इसे जन्म दिया होगा? और यदि आज यह परंपरा पहली बार बन रही होती तो क्या इसका स्वरूप यही होता, या उसका मूल संदेश आज भी वैसा ही रहता? शायद हर परंपरा अपने भीतर एक संवाद छिपाए बैठी होती है। प्रश्न यह नहीं कि वह कितनी पुरानी है, प्रश्न यह है कि क्या हमारा संवाद आज भी उससे उतना ही जीवित है? आज कुछ क्षण अपने जीवन की किसी एक ऐसी परंपरा या किसी एक ऐसे व्यवहार के बारे में सोचिए जिसे आप वर्षों से निभाते आ रहे हैं। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल उसे निभा रहा हूं या उसके अर्थ के साथ भी जुड़ा हुआ हूं? और शायद यहीं से समझ की हर नई यात्रा एक बार फिर आरंभ होती है। यदि किसी परंपरा का अर्थ समय के साथ धुंधला पड़ सकता है, तो क्या उसे फिर से खोजा भी जा सकता है? और यदि खोजा जा सकता है, तो क्या चातुर्मास आज भी हमें कुछ नया सिखा सकता है? शायद इन प्रश्नों के उत्तर किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि स्वयं चातुर्मास के भीतर छिपे हैं। यदि हम उसके मूल अर्थ को समझने की यात्रा पर निकलें, तो संभव है कि हम केवल एक प्राचीन परंपरा को ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी दृष्टि को भी फिर से खोज लें जिसकी आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी। अब तक हमने यह समझने का प्रयास किया कि कोई भी परंपरा यूं ही जन्म नहीं लेती। उसके पीछे अनुभव होता है, अवलोकन होता है, और जीवन को अधिक संतुलित बनाने का एक ईमानदार प्रयास होता है। यदि चातुर्मास भी ऐसी ही एक परंपरा है, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या हम आज उसके मूल अर्थ को फिर से समझ सकते हैं? और शायद यहीं से हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ होती है। आइए चातुर्मास को उसकी अपनी दृष्टि से समझने की यात्रा आरंभ करें।